हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट 33 करेंगे। तो सेशन में अंत तक बने रहिएगा। सेशन को लाइक एवं अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 1757 में भारत में किस युद्ध में अंग्रेजों की जीत को उनकी पहली बड़ी जीत माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा प्लासी का युद्ध। अगला प्रश्न है कि पादप कोशिका का केंद्रक एक जेली जैसी पदार्थ से घिरा होता है जो डैश कहलाता है। तो ये कोशिका द्रव कहलाता है। अगला प्रश्न है कि खेल के क्षेत्र में पद्म विभूषण 2020 किसे प्रदान किया गया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा एमसी, क्या हो जाएगा इसका? एमसी मैरी कॉम। अगला प्रश्न है कि चीन में संपन्न 19वें एशियाई खेलों का आधिकारिक शुभंकर क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा 3 रोबोट। क्या हो जाएगा? 3 रोबोट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि दुबई में आयोजित 6ठे कतर इंटरनेशनल कप की भारोत्तोलन स्पर्धा है कौन? इसका सही उत्तर हो जाएगा मीराबाई चानू। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि मार्च 1919 में खिलाफत कमेटी की स्थापना कहाँ हुई? तो इसका सही विकल्प लगा दीजिए, क्या हो जाएगा? बॉम्बे में। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्राचीन भारत में कुत्तों के पालन का प्रमाण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बुर्ज होम से मिला है। बुर्ज होम नामक पुरातात्विक स्थल भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर जो है उसकी घाटी कश्मीर घाटी में स्थित है। पुरातात्विक खुदाई से 3000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच क्या हुआ है, इसका खोज हुआ था। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कह रहा है आपसे कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किस श्रेणी के बैंकों में आते हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा वाणिज्यिक बैंक। अगला प्रश्न है कि रोवर्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है फुटबॉल से। किससे? फुटबॉल से संबंधित है। अगला है कि हिमालय पर्वत की निम्नलिखित कौन सी चोटी भारत में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कंचनजंगा। क्या हो जाएगा? कंचनजंगा, जो सिक्किम भारत में है। आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पे निम्नलिखित में से कौन सा स्थल इंडियन प्रीमियर लीग 2020 में शामिल नहीं था? स्थल के बारे में पूछा है 2020 का, तो इसका सही विकल्प लगा दीजिए दोहा। दोहा में नहीं हुआ था, बाकी हर जगह इंडियन प्रीमियर लीग 2020 में हुई थी। अगला कि निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय समाज कल्याण के संस्थापक अध्यक्ष थे या थी? तो इसका सही विकल्प लगा दीजिए दुर्गाबाई देशमुख। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन स्वयं सहायता समूह का लाभ नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऋण पर ब्याज दर नहीं। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कि भारत सरकार का प्रमुख निम्नलिखित में से कौन होता है? तो प्रमुख होते हैं कौन? भारत के प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे कि हरियाणा में न्यायालय के लिए संघर्ष न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चौधरी देवीलाल। क्या हो जाएगा? चौधरी देवीलाल हो जाएगा। आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पे प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक है? तो बांसुरी वादक कौन हो जाएंगे? आपका बांसुरी वादक जो है हो जाएंगे यहाँ से पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। ठीक है। वहीं बता दें कि पंडित रविशंकर जो है सितार वादक के लिए जाने जाते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया भी बांसुरी ही बजाते हैं, लेकिन यहाँ पे हरिप्रसाद चौरसिया का क्या है, यहाँ पे हरिप्रसाद चौरसिया भी बांसुरी बजाते हैं, लेकिन पंडित रविशंकर क्या बजाते हैं? सितार। उस्ताद अमजद अली खान सरोद बजाते हैं। ठीक है। और यहाँ पे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो है ये क्या बजाते हैं? बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते हैं। ठीक है। तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया क्या बजा लिए? बांसुरी। आगे की ओर चलेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निम्नीकरण का कारण बनता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अत्यधिक चढ़ाई के कारण। ठीक है। अगला है किसी अर्थव्यवस्था के आकार का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है?
तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद। आगे की ओर चले अगला प्रश्न पे। तो प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि भारत का केंद्रीय बजट अगले वित्तीय वर्ष के लिए तैयार किया जाता है जो डैश होता है। क्या होता है ये अप्रैल से मार्च तक का होता है। अगला है कि जुलाई 2020 में जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत और अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो नियुक्त किया गया था इंद्रमणि पांडे को। किन्हें? इंद्रमणि पांडे को। अगला है कि संविधान में किसी भी संशोधन के लिए संसद द्वारा कितने बहुमत की आवश्यकता होती है। तो इसकी आवश्यकता होती है 2/3 बहुमत की। ठीक है। संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 संविधान और इसकी प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियों से संबंधित है। क्लियर है। अगला एक निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की एक सहायक नदी नहीं है। गंगा की सहायक नदी नहीं है पूछ रहा है तो चंबल जो है गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी दे दे। गंगा नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियां जो है यमुना है, रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, सोन है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, कोसी है और महानंदा है, जिसमें कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला है कि जायद मौसम के दौरान कौन सी फसल उगाई जाती है। तो जायद मौसम में जो उगाई जाने वाली फसल है कद्दू है, करेला है, तरबूज है, खरबूजा है, गन्ना है, मूंगफली है, दालें हैं। तो आप लगा दिए होंगे क्या होगा, खीरा हो जाएगा। इसमें खीरा आ जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किस वर्ष में आरंभ की गई थी। तो ये आरंभ करी गई थी 2016 में। अगला कि अवध से सहायक गठबंधन किस वर्ष में हटाया गया था। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका 1856 में। अगला प्रश्न है कि खास श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता निम्नलिखित में से कौन होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टिड्डी। कौन हो जाएगा? टिड्डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण काल स्थल है। इसमें से आपको बताना है कि नवपाषाण काल कौन है। तो कोल्डिहवा है। कौन हो जाएगा? कोल्डिहवा। और बताइएगा कमेंट सेक्शन में आप लोग की कोल्डिहवा से क्या प्राप्त हुआ था। ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक लोक संगीतमय उपकरण है जिसे पंजाब में भांगड़ा के दौरान बजाया जाता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा तुम्बी। क्या होगा? तुम्बी होगा। ठीक है। अगला है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य में कितने रस हैं। रस पूछ लिया है आपसे तो 9 रस हैं। कितने रस है भारतीय शास्त्रीय नृत्य में? 9 रस है। आइए ये 9 रसों के बारे में बताते हैं। 9 रस में पहला है अद्भुत यानी आश्चर्य भी शामिल है। ठीक है। शांत यानी शांति, भय यानी भय, हास्य यानी खुशी, करुण यानी करुणा, शोक यानी दुख, वीर यानी साहस, रौद्र यानी क्रोध और विभत्स यानी घृणा। ठीक है। ये सारे 9 के 9 रस हैं। इसे भी ध्यान रखिएगा, पूछ लेगा, कहीं दे देगा ऑप्शन और ये अगर 9 याद नहीं रहा तो गड़बड़ है। अगला है कि हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 2005 में। अगला है क्रिकेट द्रोण नामक पुस्तक इनमें से किस कोच पर आधारित है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा, आइए आगे की ओर लगाते हैं, हो जाएगा वासुदेव जगन्नाथ प्राण जपे। अगला निम्नलिखित में से कौन सा किला राजस्थान में स्थित नहीं है। तो राजस्थान में स्थित किला कौन सा नहीं है आपसे ये पूछा है। तो इसका उत्तर होगा चुनार का किला। ठीक है। चुनार का किला जो है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में चुनार का किला स्थित है। इसकी स्थापना उज्जैन के राजा महाराजा विक्रमादित्य ने अपने भाई राजा भरथरी के ठहरने के सम्मान में की थी। अगला है कि 1991 में अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद गोरी को किसने हराया था लेकिन 1192 में उससे हार गए थे। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि असम में मध्यम जनसंख्या घनत्व के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा प्रचुर मात्रा में वर्षा। बाकी सभी तो हो सकता है, होगा ही। अगला निम्नलिखित में से कौन सा मीठे पानी का स्रोत नहीं है। मीठे पानी का स्रोत कौन सा नहीं है। तो महासागर जो है ये मीठे पानी की स्रोत नहीं है। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कि शिशु मृत्यु दर को इस प्रकार वर्णित किया जाता है। तो शिशु में मृत्यु दर को प्रत्येक 1000 व्यक्तियों पर 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु। अगला गोदावरी नदी की अनुमानित लंबाई कितनी है। तो गोदावरी नदी की अनुमानित लंबाई 1465 किलोमीटर है। ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। वैसे गोदावरी जो बेसिन है मध्य प्रदेश, कर्नाटक और केंद्र शासित प्रदेश जैसे पुदुचेरी के छोटे से भाग के अलावा महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों से विस्तृत है।
अगला प्रश्न पे चलते हैं। ये सभी राज्य में ये क्या है, फैली हुई है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मणिपुर में मनाया जाता है, तो योशांग और ओशांग मनाया जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सरकार की समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है, तो नहीं आने वालों में से है कौन सा, सिंचाई। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि अधिक तापमान के लिए सोलर कुकर में सूर्य की किरणें को केंद्रित करने हेतु क्या है, सूर्य की किरणों को केंद्रित करने हेतु आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, तो आप उपयोग कर लेंगे दर्पण का। अगला कि वैष्णव कवि सिद्धेंद्र योगी ने किस शास्त्रीय नृत्य की रचना की थी, तो इसका सही विकल्प होगा कुचिपुड़ी। अगला, संसद के समक्ष भारत का वार्षिक बजट कौन प्रस्तुत करता है, इसका सही विकल्प हो जाएगा वित्त मंत्री। अगला प्रश्न पूछा है आपसे कि अ सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है, तो इसका सही विकल्प लगा दीजिए रस्किन बॉन्ड। अगला है कि भारत सरकार कितनी रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6। कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि 1651 में किस नदी के किनारे इंग्लैंड की पहली फैक्ट्री स्थापित की गई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हुगली। क्या हो जाएगा, हुगली हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चले, कह रहा निम्नलिखित में से कौन कला के क्षेत्र से जुड़ा है, तो कला के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है इसमें मनोहर देवदास। कौन जुड़े हुए हैं, मनोहर देवदास जुड़े हुए हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं, कह रहा है कि जीवाणु के कारण मनुष्यों और मवेशियों में होने वाली खतरनाक बीमारी को क्या कहा जाता है, तो एंथ्रेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एंथ्रेक्स कहते हैं। कह रहा है कि साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र का पद्म भूषण 2020 किसे प्रदान किया गया है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा मनोज दास। क्या हो जाएगा, मनोज दास हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, कह रहे कि दंती दुर्ग किस वंश के संस्थापक थे, तो ये थे राष्ट्रकूट वंश के। अगला है, तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है ये प्रक्रिया, कताई कहलाती है, स्पिनिंग कहलाती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, यहाँ से रीजनिंग्स का प्रश्न है, तो कलम कॉपी उठाइए और फटाफट प्रश्न को सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। कह रहा है कि खिड़की है, दरवाजा है और घर है, तो ये घर में खिड़की हो गया, ये दरवाजा हो गया। आप विकल्प 2 को लगा दे, सॉरी विकल्प 1 को, विकल्प 1 इसका 1 सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका कि दी गई 4 आकृतियों में से 3 में एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है, उस असंगत आकृति का आप चयन कर लीजिए। तो आकृति अगर आप सी को छोड़ दे, किसको छोड़ दे, ये सी को छोड़ दे, तो अन्य सभी आकृतियों में घड़ी की जो सुइयां हैं, जो घड़ी की सुइयां समकोण 90 डिग्री बनाती है, आकृति सी में दोनों सुइयां अधिक कोण बनाती है, तो इसका उत्तर हम क्या लगा देंगे, 1 नंबर वाले। आगे की ओर चलते हैं, कह रहा है कि यदि दी गई आकृति को छोड़कर, दी गई आकृति को मोड़कर, माफ कीजिएगा, एक पासा बनाया जाता है, तो 3 बिंदुओं वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर कितनी बिंदुएं होंगी। 3 वाले के विपरीत पृष्ठ पे पूछा है, तो 3 के विपरीत 6 हो गया। टाइम बर्बाद करने में कोई इंटरेस्ट ना रखिए, 1 छोड़कर विपरीत लगाइए। अगला प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। ध्यानपूर्वक देखें तो इसका विकल्प, माफ कीजिएगा, इसका सही विकल्प 1 होगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न आपसे पूछा क्या है, प्रश्न पूछ रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तृतीय आकृति से वही संबंध है जो द्वितीय आकृति का प्रथम आकृति से है। तो पहली आकृति से दूसरी आकृति में एक कोना जुड़ रहा है तथा ऊर्ध्वाधर रेखाखंड क्षैतिज हो जाता है। उसी प्रकार तीसरी आकृति से उत्तर आकृति में एक रेखाखंड जुड़ जाएगा तथा क्षैतिज रेखाखंड ऊर्ध्वाधर हो जाएगा। तो इसका सही विकल्प जो है विकल्प 1 हो जाएंगे। क्लियर है, आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न पूछा है आपसे कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तृतीय आकृति से वही संबंध है जो द्वितीय आकृति का प्रथम आकृति से है। तो यहाँ पे आकृति दी गई है, आप इसको क्या कर दीजिए, सही उत्तर लगा दीजिए। तो यहाँ पहली आकृति से दूसरी आकृति में डिजाइन जो है 90 डिग्री घूम जा रही है। ये जो डिजाइन है ये दूसरे में 90 डिग्री घूम जा रही है, तो आप ये सर्किल वाला को 90 डिग्री घुमा दीजिए, विकल्प 1 सही हो जाएंगे। आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न पूछ रहा है कि एक कूट भाषा में स्केल को इतना के रूप में लिखा जाता है, तो लार्ज को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ पे जो आप क्या कर लेंगे, कर ये लीजिए कि सर्वप्रथम यहाँ पे शब्द जो है ना अक्षरों के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखे और अक्षरों की संख्या का स्थान लिख दीजिए, स्थान संख्या लिख दीजिए। जैसे इसमें स्केल है तो पहले ए आएगा, फिर सी आएगा, फिर क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, एल आएगा और उसके बाद एस आएगा। ए का स्थानीय मान 1, सी का 3 हो जाएगा,
ई का 5, एल का 12 और एस का 19 हो जाएगा। ऐसे कर दीजिएगा, इसका भी उत्तर जो है आपका 1 नंबर निकल के आ जाएगा। आगे की ओर चलते हैं अगला प्रश्न पे। कह रहा है कि रोहन ने कुछ राशि साधारण ब्याज पर बैंकों में जमा किया। चौथे वर्ष में उसकी जमा राशि और ब्याज के योग 910 रुपये की तुलना में पांचवें वर्ष उसकी जमा राशि और ब्याज का योग 925 रुपये है। शुरू में उसकी मूल जमा राशि रुपए में क्या थी, आपसे पूछा गया है। तो 1 वर्ष के लिए ब्याज जो होगा इसका 925 माइनस 910 कर लेंगे, ठीक है, तो मिल जाएगा आपको 15 रुपये। 4 वर्षों के लिए ब्याज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 गुने 4 हो जाएगा, 15 गुने 4 यानी 15 चौके 60 हो जाएगा। अब मूलधन बराबर निकालेंगे तो 910 माइनस कर लेंगे हम 60, प्राप्त हो जाएंगे हमें 850 रुपए, जो विकल्प 4 में निहित है। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में आगे वाले स्थान पर आएगी। तो प्रत्येक अगली आकृति जो है, आकृति में एक निश्चित पैटर्न के अनुसार दक्षिणावर्त दिशा में एक रेखाखंड जुड़ जाता है, तो इसका सही विकल्प जो है विकल्प 3 आ जाएगा। अगला है निम्नांकित में से कौन सा वेनारेख दिए गए वर्गों का सर्वश्रेष्ठ निरूपण करता है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे पिता है, सर्जन है और पुरुष है, तो हम यहाँ पे पिता लिख लेंगे और इसके अंदर डाल देंगे पिताजी को, यानी ये यहाँ पे हो जाएगा, ये पुरुष हो गया, ये मैन हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पुरुष हो गया, ये मैन हो गया, और ये क्या हो जाएगा, फादर। और यहाँ पे लगा लीजिए सर्जन साहब को, यहाँ पे किसको, सर्जन साहब को लगा लीजिए। इसका सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएंगे, विकल्प 2 सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि यदि दर्पण को दी गई आकृति के दाईं ओर रखा जाए तो दर्पण में निर्मित सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कर लीजिए। सही प्रतिबिंब कौन होगा, ध्यान दीजिएगा। तो इसका सही उत्तर जो है विकल्प 1 ही होंगे कि यहाँ पे रखना है आपको, रखिएगा, बना लीजिएगा, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं अगला प्रश्न पे। प्रश्न क्या कह रहा है आपसे कि उस संख्या युग्म का चयन कीजिए जिसकी संख्याओं के बीच वही संबंध है जो निम्नलिखित संख्या युग्म की संख्याओं के बीच है। यहाँ 22 है और 1 है, तो हम यहाँ करेंगे 2/2, काटेंगे 1 मिल जाएगा। उसी प्रकार से हम 93 को ले ले तो 9/3 करेंगे, हमें 3 प्राप्त हो जाएगा, यानी विकल्प 2 सही। आगे चलते हैं अगला प्रश्न पे। कह रहा है कि दी गई 4 आकृतियों में से 3 में एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है, उस असंगत का चयन कर लीजिए। तो आकृति डी को अगर आप छोड़ दे, ये जो अंडाकार है, बेलन, वृत्त और गोली की सतह क्या है, वृत्ताकार होती है, ये क्या है, ये क्या है, अंडाकार हो गई है, तो इसका सही उत्तर जो है विकल्प 1 हो जाएंगे। अगला प्रश्न पे चलेंगे। यहाँ से प्रश्न पूछा क्या है आपसे कि उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान को प्रस्थापित करेगी और पैटर्न को पूर्ण कर लेगी। ध्यान पूर्वक कीजिएगा, इसका सही उत्तर विकल्प 3 आएंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 में एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है, उस असंगत विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। यहाँ पे असंगत विकल्प कौन सा हो जाएगा, देखिए भतीजा या भांजा को छोड़कर अन्य सभी जो है क्या है, 3 एक पीढ़ी से संबंध है। भतीजा या भांजा अगली पीढ़ी से संबंध रखता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 2। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए किन 2 संख्याओं को परस्पर प्रस्थापित किया जाना चाहिए। तो अगर आप विकल्प 4 को कर दे, 9 के जगह पे 6 और 6 के जगह पे 9, तो इसका सही उत्तर आ जाएगा 7 = 7। अगला है कि उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में अगली आएगी। तो प्रत्येक अगली आकृति में त्रिभुज का छायांकित जो भाग है, ये वाला जो भाग दिख रहा है आपको, छायांकित भाग, ये क्या हो रहा है कि भाग वामावर्त दिशा में एक खंड आगे बढ़ता है, जबकि आकृति के बाहर स्थित छायांकित भाग विपरीत कोने में चला जाता है। अगली आकृति में वृत्त का छायांकित भाग दक्षिणावर्त दिशा में क्रमशः 1 खंड, 2 खंड और 3 खंड आगे बढ़ता है। देख रहे हैं ना, 1 खंड, 2 खंड, 3 खंड हो रहा है, तो इसका सही विकल्प लगाइएगा, क्या मिलेंगे, विकल्प 3। अगला है कि विंडो कंप्यूटर से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार एंड्रॉयड किससे संबंधित होगा। तो एंड्रॉयड मोबाइल से संबंधित होगा, ये तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। कह रहा है कि यदि दर्पण को दी गई आकृति के बाईं ओर रखा जाए तो दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब का चयन कीजिए। अब यहाँ पे अगर दर्पण को रखते हैं तो इसमें सही निर्मित प्रतिबिंब जो होगा विकल्प 3 होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसकी संख्याओं के बीच वही संबंध है जो निम्नलिखित दिए गए समुच्चय की संख्याओं के बीच में है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए
ये जो 2 है ना, 2 में गुना कर देंगे हम 14 से, हमें बीच वाला मिल जाएगा संख्या 28। सेम उसी प्रकार से अगर हम विकल्प 2 को ले तो क्या हो जाएगा, 8 में हम 7 से गुना करेंगे, हमें बीच वाला संख्या 56 मिल जाएगा जो विकल्प 2 में है। अगला प्रश्न है कि उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान को प्रस्थापित करेगी और पैटर्न को पूर्ण करेगी। ध्यान पूर्वक देखिए यहाँ पे, तो इसका सही विकल्प जो है विकल्प 2 आएंगे। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या प्रस्थापित करेगी। तो आप यहाँ अल्टरनेट चल लीजिए, 98 से 84 जाइए, 84 से 70 और 70 से तो अगला संख्या आपको मिल ही जाएंगे। जैसे 98 से माइनस का 14 जाइएगा तो 84 आ जाएंगे, यहाँ से फिर माइनस का 14 तो 70 आ जाएंगे, और 14 से माइनस का 14 कीजिएगा, 70 से माइनस का 14 कीजिएगा, आपको 56 मिल जाएंगे जो विकल्प 1 में निहित है। आगे की ओर चलते हैं अगला प्रश्न पे। कह रहा है कि एक ही पासे की 3 भिन्न स्थितियां दर्शाई गई है, उस प्रतीक का चयन कीजिए जो दर्शाने वाला आई, ये जो है ना पूर्ण विराम जैसा दर्शाने वाला फलक के विपरीत फलक पर होंगी। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है, 2 चीज को कॉमन करेंगे कहीं भी और इसको काट पीट मचा के उड़ा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमको किन्हीं 2 को कॉमन करना है, किन्हीं 2 को क्या कर लेंगे हम, कॉमन कर लेंगे। तो आइए इसका सही उत्तर लगा देते हैं। जैसे हम यही 2 पासे को अगर ले ले तो इसमें भी ये कॉमन आ जाएगा और इसमें भी ये कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से तो ये बन नहीं पाएगा, बन पाएगा क्योंकि देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कटेगा, इससे कट जाएगा, तो एट द रेट के विपरीत यहाँ पे हैच आ जाएगा। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे इसको कॉमन कर लेंगे, इस वाले भाग को कॉमन करेंगे, तो यहाँ पे हमें ये और ये ही सिर्फ कॉमन मिल रहा है, और ठीक इसके क्लॉकवाइज चल लेंगे तो क्या मिल जाएगा, ये जो पूर्ण विराम जैसा है इसके विपरीत क्या, इसके आगे आ जाएगा हैच के आगे आ जाएगा परसेंटेज, फिर ये वाला जो विपरीत क्रम जैसा दिख रहा है, ये पूर्ण विराम जैसा, इसके बाद क्या आएगा, एट द रेट आ जाएगा, और एट द रेट के बाद डॉलर का साइन आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हैच का विपरीत एट द रेट हो गया, परसेंटेज का विपरीत डॉलर हो गया, तो ये जो पूर्ण विराम जैसा है इसके विपरीत कोई नहीं तो एंड होगा, एंड ही होगा ना। आगे की ओर चलते अगला प्रश्न पे। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। ध्यान से देखिए तो इसका सही विकल्प जो है विकल्प 1 ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, कहाँ पे, यहाँ पे देखिएगा, इसका सही उत्तर आपको मिल जाएंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, आइए प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या प्रस्थापित करेगी। तो यहाँ पे ये जो है 450 है, क्या है 450 में हम माइनस कर देंगे 6 का क्यूब, हमें क्या मिल जाएगा 234 मिल जाएगा। कैसे मिलेगा हम आपको बताते हैं। फिर ये 234 है ना 234, एक मिनट, यहाँ पे हम लिख लेंगे 234 को, किसको लिख लेंगे 234 को लिख लेंगे, और इसमें माइनस करा देंगे हम कितने, 5 का क्यूब माइनस करा देंगे, हमें क्या मिल जाएगा 109। फिर ये 109 में से हम माइनस करा देंगे 4 का क्यूब, क्या करा देंगे 4 का क्यूब, क्या मिल जाएगा हमें 45 मिल जाएगा। ये 45 में से भी हम क्या माइनस करा देंगे 3 का क्यूब, हमें अगला संख्या क्या मिल जाएगा 18 मिल जाएगा। इसी प्रकार से करते चलिए तो इसका सही विकल्प जो है 234 हो जाएगा, यानी विकल्प 2 इसका सही उत्तर होगा। यहाँ से मैथ्स का क्वेश्चन है, अब तक अगर आप कॉलम कॉपी को नहीं उठाए हैं तो अब तो उठाना मांगता है मेरे दोस्त। प्रश्न क्या कह रहा है आपसे कि ए एक कार्य के आधे भाग को 10 दिनों में पूरा कर सकता है जबकि बी उसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है। उन दोनों में एक साथ मिलकर 10 दिनों तक कार्य किया और शेष कार्य को अकेले सी ने 5 दिनों में पूरा किया। ए, बी और सी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो ए द्वारा कार्य पूरा करने में लगा समय निकालिएगा। तो ए का समय निकालेंगे हम 2 गुने 10 कर लेंगे, हमें मिल जाएगा 20 दिन। कितने मिल जाएंगे 20 दिन। अब हम बी का अगर काम निकाल ले तो क्या हो जाएगा, बी का काम तो यहाँ पे 25 है, ये काम पूरा करने में कितने दिन लेता है 25 दिन लेता है। तो हम ए प्लस बी द्वारा 10 दिन में किया गया काम निकाले, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का 10 दिन का काम निकालेंगे तो 1/20 और प्लस में हो जाएगा 1/25, क्या हो जाएगा 1/25 हो जाएगा।
यहाँ से दोनों का एलसीएम करेंगे, हमें मिल जाएगा 100, 20 25 100 और 25 चौके 100, तो यानी 9 बटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 9 बटा 10, 9 बटा 10 लिख सकते हैं ना। ये एक जीरो से एक जीरो यहाँ हम कटा दिए, ठीक है, तो हम 1 बटा 10 लिख लेंगे। अब यहाँ से हम यहाँ से इसको क्या कर लेंगे, यहाँ से 1 बटा 10 लाना है, सॉरी शेष कार्य निकालेंगे तो 1 बटा 10 आएगा। कैसे, 1 माइनस 9/10 करेंगे हम, 1 माइनस 9/10 करेंगे, इसे लिख सकते हैं 1/10 शेष कार्य बराबर। अब सी द्वारा कार्य करने में लगा समय निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 गुने 10 बराबर टोटल कितने 50, 5 गुने 10 बराबर 50। अब यहाँ से ए बी सी कर ले, क्या कर ले, ए बी और सी कर ले। तो ए कितने दिन में करता था 20, बी कितने दिन में करता था 25 और सी कितने दिन में करता था 50। अब ये सभी का एलसीएम करेंगे, हमें 100 मिल जाएगा। अब यहाँ देखिए 20 पजे 100, 25 चौके 100 और 50 दूना 100, ठीक है। अब ए प्लस बी प्लस सी का सी द्वारा कार्य करने में लगा कुल समय निकाले तो हम लिख सकते हैं यहाँ 100 बटा 5 प्लस 4 प्लस 2 लिख सकते हैं। करेंगे तो 100 बटा 11 आ जाएगा, ठीक है, 11 आएंगे। काटपीट मचाइए, 9.1/11 आएगा जो विकल्प 2 में है। आगे की ओर चलते हैं अगला प्रश्न पे। प्रश्न पूछ रहा है कि दो वस्तुओं को 780 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है, लाभ प्रतिशत कितना है। लाभ प्रतिशत ही पूछ लिया है यहाँ पे, तो आइए इसको हम करते हैं। क्या करेंगे इसका, जैसे लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो हम लिख सकते हैं 4 गुने सीपी, 4 गुने सीपी और बराबर लिखेंगे 2 गुने 780 और माइनस 2 गुने सीपी लिखेंगे ना, तो बराबर हो जाएगा 6 गुने सीपी और बराबर हो जाएगा 2 गुने 780 हो जाएगा। यानी कि सीपी बराबर हम लिखेंगे 2 गुने 780 बटा 6, काटपीट मचा दीजिए 260 आ जाएंगे। अब यहाँ से प्रतिशत लाभ निकाल दीजिए, क्या निकाल दीजिए, प्रतिशत लाभ। तो 780 माइनस 260 और बटा 260 और गुने कर देंगे 100, तो मिलेंगे हमें 520 बटा 260 और गुने का हो जाएगा 100। काटपीट मचा दीजिए 200% आएंगे, जो विकल्प 1 में ही निहित है। विकल्प 1 इसका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है कि एक पंखे का अंकित मूल्य 1680 रुपए है तथा इसे 1596 रुपए में बेचा जाता है, तो दिए गए छूट प्रतिशत निकाल लेंगे। तो पंखे का अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य 1680 रुपए है। पंखे का विक्रय मूल्य कितना है, तो 1596 है। प्रतिशत छूट निकालेंगे तो 1680 माइनस 1596, 1596 बटा 1680, 1600 क्या कर लेंगे 80 गुने 100 कर लेंगे, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं, अगले स्टेप पे से सॉल्व करते हैं। तो घटाइएगा वहां पे 1680 में से 1596, तो आपको मिलेंगे 84 गुने 100 और बटा में मिल जाएंगे 1680। काटपीट मचाइएगा 5% उत्तर आएंगे, जो विकल्प 1 में निहित है। अगला प्रश्न पूछा है आपसे कि 8 मीटर गुने 6 मीटर गुने 22.5 सेंटीमीटर की दीवार बनाने के लिए 32 सेंटीमीटर गुने 11.25 सेंटीमीटर गुने 6 सेंटीमीटर की माप वाली कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। तो ईंटों की संख्या बराबर लिख लीजिए दीवार का आयतन बटा एक ईंट का आयतन। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या 8 गुने 100, ठीक है, 8 गुने 100 लिखेंगे, फिर गुने 6 गुने 100 लिख देंगे, फिर गुना में लिख देंगे 22.5 बटा यहाँ 22.5 और बटा लिखेंगे 32 गुने 11.25 और गुना कर देंगे 6। काटपीट मचा दीजिए 5000 आ जाएंगे उत्तर इसका। 5000 ईंटों की आवश्यकता होगी। अगला है कि उस धनराशि के लिए ब्याज दर ज्ञात कीजिए जो 3 वर्षों में स्वयं की 1.728 गुनी हो जाएगी यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि रूप से होती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर क्या बराबर, ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बटा 100 का पावर n हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1.728 पी बराबर क्या हो जाएगा, p इंटू 1 प्लस आर वाई 100 का पावर क्यूब लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1.728 और बराबर लिखेंगे 1 प्लस आर वाई 100 का पावर क्या हो जाएगा, 100 का पावर क्यूब होगा। आगे की ओर चलेंगे अगले स्टेप पे। यहाँ से हम लिख सकते हैं 1728 बटा 1000 और यहाँ पे लिखेंगे बराबर में 1 प्लस आर बटा 100 का पावर क्यूब
लिखेंगे। तो यहाँ से लिखिएगा 12/100 का क्यूब, और बराबर में लिख दीजिएगा क्या, बराबर में लिख दीजिएगा 1 + r/y 100/100, इसका क्या आ जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे 1 + r/100 और बराबर लिखिए 12/10, क्या लिखिए 12/10। आगे की ओर चलेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो r बटा क्या हो जाएगा 100 बराबर हो जाएगा 12/10 - 1, यानी लिखेंगे क्या r/100 और बराबर में लिख दीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम लीजिएगा तो 10, यानी कि 10 एक मरतबे में तो 12 - 10 हो जाएगा। यानी लिख सकते हैं हम r बराबर 2 × 10, यानी टोटल 20%। 20% कहाँ पे है, विकल्प इसका 4 में है। आगे की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न पे पूछ रहा है क्या कि एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है फिर 15% कम किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64 अधिक है तो मूल संख्या क्या होगा। तो हम यहाँ कर लेंगे x का 120%, किसका, x का 120% का 85% बराबर x + 64 कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से लिखेंगे x × 120/100 और गुना कर देंगे 85/100 और प्लस बराबर कर देंगे x + 64, ठीक है। तो यहाँ से लिखिए x × 6/5 और गुना लिख दीजिए 17/20 और बराबर कर दीजिए x + 64, क्या लिख दीजिए x + 64 कर दीजिए। अगले स्टेप पे इसे सॉल्व करेंगे तो होगा क्या, अगले स्टेप पे आपका 102x और बटा में हो जाएंगे 100 और यहाँ पे -x बराबर 64 होगा। तो हम यहाँ इसे लिखेंगे कैसे, 102x - 10x और बराबर लिख दीजिए 64 × 100, ठीक है। तो यहाँ पे घटाइएगा, यहाँ पे 102 और यहाँ पे 100 वाले को घटाइए तो आ जाएंगे आपका 2x और बराबर हो जाएगा 64 × 100, ठीक है। आगे की ओर काटपीट मचाएंगे इसे x बराबर निकालने के लिए, क्या हो जाएगा 64 × 100 और बटा में हो जाएगा 2, काटिएगा तो आपको मिलेंगे ये 32, यानी हो जाएगा कितना, x बराबर 3200 हो जाएंगे, जो विकल्प 1 में निहित है। अगले प्रश्न पे चलते, कह रहा है एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण दूसरे का 65% है, इसके लंबे वाले विकर्ण को भुजा मानकर एक वर्ग बनाया जाता है, उस वर्ग के क्षेत्रफल का उस समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात क्या होगा। तो मान लीजिए यहाँ पे कि समचतुर्भुज का एक विकर्ण x है, तो समचतुर्भुज का दूसरा विकर्ण इसका x है, तो दूसरा क्या हो जाएगा x का x बट x का 65 पर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इसको x × 65 और बटा में 100 और बराबर लिखिए 65x/100। अब इसे कीजिएगा तो वर्ग की भुजा बराबर x होता है, तो लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बटा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से x² हो जाएगा और बटा में 1/2 × x और गुना कर देंगे 65x/100। अब इसे सॉल्व करके आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा 200/65, काटपीट मचाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 40 पंजे 200 और 13 पंजे 65, यानी 40 रेशियो क्या आ जाएगा 13/40 या 40/13, यहाँ 40/13 विकल्प 4 सही। अगला प्रश्न पे चलते हैं, कह रहा है कि एक वर्ष पूर्व ए और बी की आयु वर्षों में का अनुपात 4:3 था, ठीक है। एक वर्ष पूर्व कह रहा है ए और बी की आयु वर्षों में का अनुपात 4:3 था, अब से 3 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात 6:5 हो जाएगा। अब से 8 वर्षों के बाद बी और ए की आयु का अनुपात कितना होगा। मान लीजिए ए की वर्तमान आयु x है और बी की वर्तमान आयु y है, तो हम यहाँ से लिख लेंगे x - 1/y - 1 और बराबर लिख देंगे क्या 3/4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो 3x - 3 और 4y - 4 होगा। यहाँ पे 3x - 4y बराबर लिख सकते हैं -1, समीकरण 1 हो गया क्या। अब अगले स्टेप पे चलेंगे, कॉपी पे लिखते चलिएगा अगर आप लोगों को दिक्कत हो रही होगी मैथ्स में। तो यहाँ से करेंगे x + 3/y + 3 और बराबर 6/5 लिखेंगे और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5x + 5 = 15 बराबर 6y प्लस क्या लिखेंगे 18,
इसे सॉल्व कराएंगे 5x माइनस 6y बराबर क्या हो जाएगा 3। ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 को समीकरण 2 से हल कर लीजिए, दोनों समीकरण था ना, इसको हल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 9x माइनस 12y और बराबर हो जाएगा माइनस का 3। यहाँ लिखेंगे 10x माइनस 12y और बराबर हो जाएगा 6। तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस। अब इसको काट पीट मचा दीजिए तो ये तो 12y प्लस माइनस से गया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस x बराबर माइनस 9 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर भी माइनस और नीचे माइनस लगाए थे, प्लस का साइन था तो यहाँ माइनस से माइनस खत्म, यानी x बराबर हमें मिला क्या 9 मिल गया। अब किसी भी समीकरण में 1 या 2 में इसको डाल के इसका रेशियो निकाल सकते हैं। जैसे मेरा कहने का मतलब है कि 6y बराबर अगर हम यहाँ पे 5 गुने 9 रख ले और माइनस 3 करा दे तो y बराबर हमें मिल जाएंगे कितने 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 और माइनस 3 करेंगे तो 42/6 यानी सांचिक 42 आ जाएगा। अब 8 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात निकालेंगे तो b की आयु बटा क्या कर लेंगे a की आयु, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 + 8 बटा 9 + 8 कर दीजिएगा तो आ जाएगा आपका 15/17 यानी 15:17 विकल्प जो है बी 2 नंबर वाले सही हो जाएंगे। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है जब पूर्णांक n को 9 से भाग दिया जाता है तो शेष 4 है। शेष क्या होगा यदि 15n को 9 से भाग दिया जाएगा तो हम लिखेंगे यहाँ पे n बराबर 9k + 4 कर देंगे तो 15n बराबर क्या हो जाएगा 15 × 9k + 4 बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 135k + 60 हो जाएगा, है ना। तो जब 15n को 9 से भाग दिया जाए तो शेष बराबर 60, शेष बराबर लिखेंगे 60 में 9 से भाग देने पर प्राप्त संख्या क्या हो जाएगा 6 हो जाएंगे। तो हम यहाँ से 6 इसका सही उत्तर लगा देंगे। आगे की ओर चलते हैं। यहाँ प्रश्न क्या कह रहा है कि 4a², यहाँ पे a² जो दिया है ना इसको q कर लीजिए तो 4aq b² c, 6a² bq c और 8aq bc² का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। आप लिखिएगा 4aq b² c² और लिखेंगे 6a² bq और क्या लिखेंगे c और क्या लिखेंगे हम 8aq bc क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर हो जाएगा। बराबर हम लिखेंगे तो आएगा कितना आपका, इसका मौसा निकाल देंगे तो 2a² bc आ जाएगा जो विकल्प 2 में है। आप ऐसे कर सकते हैं, जबकि यहाँ पे 6 4 6 8 का अगर आप HCF निकालेंगे तो 2 ही आएंगे, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प 2। अगला है कि एक व्यक्ति नाव से जलधारा के प्रवाह की विपरीत दिशा में 33 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है और जलधारा के प्रवाह की दिशा में 100 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है। उसे स्थिर जल में 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय घंटे में लगेंगे। तो उधर प्रवाह की गति निकाल दीजिए 33/3 यानी कि आ जाएंगे आपका 11 किलोमीटर, क्या आ जाएंगे 11 किलोमीटर पर घंटा। अब अनुप्रवाह की अगर गति निकाल दे तो 100/4 कीजिएगा, आ जाएगा आपका कितना 25 किलोमीटर पर घंटा। स्थिर जल में नाव की गति निकालेंगे, किसमें स्थिर जल में, तो 11 + 25/2 कर लेंगे तो आपका हो जाएंगे 36/2 यानी 18 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। 18 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा ना। अब यहाँ से हम क्या निकाल देंगे, यहाँ से समय बराबर क्या आता है दूरी बटा 4 निकाल दीजिए, 36 बटा क्या कर लीजिए 18 यानी 2 घंटा इसका सही उत्तर आ जाएंगे। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, इस प्रश्न को कीजिएगा विकल्प 3 इसका सही उत्तर होंगे जो आप लोग खुद कर लीजिएगा। कह रहा है प्रश्न अगला कि डेविड को एक कार 1,95,000 रुपए में बेचने पर 30% का लाभ प्राप्त होता है। यदि वह इसे 40% के लाभ पर बेचने का इच्छुक हो तो कार का विक्रय मूल्य रुपए में कितना होना चाहिए, ये पूछा है। तो हम यहाँ से कार का क्रय मूल्य निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा 100 और बटा में हो जाएगा 100 प्लस कितना 30 हो जाएगा और बरा गुना में लिख लेंगे, यहाँ पे गुना में 1,00,000 कितना 95,000 कर लेंगे। काट पीट में चाहिए यहाँ से तो क्या हो जाएगा 100 और यहाँ नीचे होगा 130 गुने 1,95,000 होगा, कितना होगा 1,95,000। काट पीट में चाहिएगा तो आ जाएगा आपका 1.5 लाख रुपए। कितने आ जाएंगे 1.5 लाख रुपए आ जाएंगे। तो अब 40% के लाभ के लिए अगर निकालेंगे कार का विक्रय मूल्य तो हम 1.5 लाख का 140% निकालेंगे। 1.5 लाख का कितने निकालेंगे
40% निकालेंगे। 1.5 लाख का कितना, 140%। तो हम यहाँ लिखेंगे 1.5 लाख गुने क्या लिख लेंगे, 140 और बटा में 100, काट पीट मचा दीजिए, 2,10,000 उत्तर आ जाएंगे जो विकल्प 2 में है। अगला प्रश्न है कि पी, क्यू तथा आर का औसत वजन 59 किलोग्राम है। यदि पी तथा क्यू का औसत वजन 55 किलोग्राम है तथा क्यू तथा आर का औसत वजन 58 किलोग्राम है तो क्यू का वजन कितना होगा। अब यहाँ पे हम करेंगे पी, क्यू और आर का कुल वजन निकालेंगे तो सिर्फ 59 में गुना कर देंगे 3 से, मिल जाएगा हमको 177। क्यू तथा आर का, किसका, क्यू तथा आर का अगर कुल वजन निकाले तो 58 गुने कर देंगे 2, मिल जाएगा हमें 116। यहाँ पे P का वजन निकालने के लिए क्या करेंगे, हम P का वजन निकालने के लिए 177 और माइनस 116 कर लेंगे, मिल जाएगा हमें कितना, 61 किलोग्राम। अब यहाँ से ऊपर लिख देते हैं P तथा Q का कुल वजन बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुने 55, 2 गुने 55 यानी 110। अब 110 में से हम माइनस कितने कर लेंगे, 110 में से माइनस हम कर लेंगे 61। क्यू का वजन निकालने के लिए, किसका वजन निकालने के लिए, क्यू का वजन निकालने के लिए हम कर लेंगे यहाँ पे क्या, यहाँ पे कर लेंगे, फिर से कर देते हैं, क्यू बराबर हम कर लेंगे कितना, 110, ये क्यू है, 110 माइनस 61 कर लेंगे, हमको मिल जाएंगे कितने, 49 किलोग्राम, विकल्प 3 सही। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि एक धनराशि 9% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 5 वर्षों में 13,920 रुपए हो जाती है। यही धनराशि उसी साधारण ब्याज की दर पर 9 वर्षों में कितनी रुपए में हो जाएगी, आपसे ये पूछा है। तो मान लीजिए कि धनराशि P रुपए है, यानी मूलधन कितना है इसका, P रुपए, तो हम लिख सकते हैं P प्लस P और प्लस क्या, प्लस लिखेंगे 9 और मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से और बटा में हम लिख देंगे 100 और बराबर में लिख देंगे कितना, 13,920 रुपए लिख देंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 100p प्लस कितने, 45p, ठीक है, 9 पंजे 45p और यहाँ पे बराबर में हम लिख देंगे 13,920 और गुना करा देंगे 100 से। अब इसे सॉल्व कीजिएगा तो आपको मिलेंगे 145p और बराबर हो जाएगा 13,920 रुपए, ठीक है, और गुना करा दीजिएगा यहाँ 100 से। गुना कितने से करा दीजिएगा, 100 से करा दीजिएगा। अब अगले स्टेप पे चलिए, तो अगले स्टेप पे क्या मिल जाएंगे आपको, P बराबर लिखेंगे 13,920 और गुना करा देंगे 100 से और बटा लिख देंगे बटा कर देंगे 45 से, 145 से काटिएगा तो 9600 रुपए आएंगे। कितने आएंगे, 9600 रुपए आ जाएंगे। अब साधारण ब्याज बराबर निकालेंगे तो क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 होता है। तो यहाँ से कर दे 9600 और लिख दीजिएगा गुने 9 था समय और 9 ही इसका क्या है, ये दर है। तो यहाँ पे बटा में हम कर लेंगे कितने, 100, काटपीट में चाहिए, यहाँ से आपको मिल जाएंगे 7776 रुपए, ठीक है। तो यहाँ से हम मिश्रधन निकालेंगे तो क्या, मिश्रधन बराबर लिखिए 9600 और प्लस कर दीजिए 7776, ऐड कर दीजिएगा दोनों को तो 17,376 रुपए आ जाएंगे। आइए यहाँ से कंप्यूटर का प्रश्न करें। कह रहा है एक वर्कशीट में एक पंक्ति और एक कॉलम का प्रतिच्छेदन है तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सेल। अगला, आमतौर पर आने वाले ईमेल को स्टोर करने के लिए निम्न में से किस फोल्डर का उपयोग किया जाता है। तो आइए इसका सही विकल्प लगाएंगे, क्या हो जाएगा, इनबॉक्स। अगला है कि MS वर्ड में किसी तालिका में पंक्तियों और स्तंभों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। तो इसका सही उत्तर होगा 1 पंक्ति और 1 स्तंभ हो जाएगा। अगला है कि MS वर्ड में यदि आप किसी टेबल के भीतर टैब की दबाते हैं तो कर्सर आपको डैश पर ले जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अगला कॉलम पे। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि MS वर्ड 2016 में डैश मेनू आइटम के अंतर्गत इंसर्ट फुटनोट विकल्प दिखाई देता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रेफरेंस। अगला प्रश्न है कि इंटरनेट पर संचार के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। तो TCP/IP हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल संस्करण 6 प्रोटोकॉल पते का आकार क्या है। तो 128 बिट्स होगा। अगला, MS एक्सेल 2010 में होम टैब के किस ग्रुप में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स उपलब्ध है। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, फॉन्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉन्ट। अगला प्रश्न पे चलते, कह रहा है MS एक्सेल 2010 में निम्न प्रकार के परिणाम क्या होंगे जब इक्वल राउंड बराबर 1.6666 करके इतना बहुत सारा अंक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1.67। अगला, MS वर्ड 2007 में वर्तमान स्थिति से वर्तमान लाइन के अंत तक टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए
निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा शिफ्ट प्लस इंड। आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो सेशन में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा और मेरे साथ हर रोज एक प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए ताकि आप लोगों का स्कोर बेहतर हो सके। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।